तो आपका अपना चैनल एग्जाम तक बाई पंकज कुशवाहा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बिहार बीएड सीईटी 2021 का एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है। आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 11 जुलाई को होने वाला है। दोस्तों, हमने जीके का सेट शुरू किया था जो कि बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर था। तो हम लोगों ने एक सेट करके ब्रेक ले लिया था कि एग्जाम का डेट आएगा तो हम लोग शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी आप एग्जाम का डेट आ चुका है, तो 15 दिन बाकी है लगभग। तो 15-16 सेट हम लोग एग्जाम के पहले करके जाने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे सेट नंबर 2 जो कि है 2019 का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंस के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक होल की भविष्यवाणी किसने की थी और ब्लैक होल की खोज कब की गई थी और किसने की थी। तो दोस्तों, ब्लैक होल की भविष्यवाणी जो है वो आइजैक न्यूटन ने किया था 1916 ईस्वी में, जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी। और दोस्तों, इसका जो ब्लैक होल शब्द कब पड़ा, तो ये पड़ा 1967 ईस्वी में। और दोस्तों, इसको खोजा किसने, तो अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर ने इसको 1971 में पहली बार खोजा था। इट इज क्लियर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा पूरी बात। तो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था। दोस्तों, कलकत्ता जो है वो 1698-99 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जॉब चार्नोक जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में आए थे और उन्होंने व्यापार के लिए 3 गाँव को बसाया था, जिनका नाम था सुतानुती, गोविंदापुर और कोलिकता, जिसको बाद में उन्होंने विकसित करके कोलकाता को विकसित किया। तो कब किया, 1698-99 ईस्वी में। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो है, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो दोस्तों, बैक्टीरियोफेज का सबसे पहले शब्द का प्रयोग जो वो फेलिक्स डी हेरले ने किया था। और दोस्तों, यहाँ से पूछ लिया कि खोज किसने किया। तो दोस्तों, खोज जो किया था वो किया था फेलिक्स डब्ल्यू ने। दोस्तों, फेलिक्स डब्ल्यू ने जो है इसकी खोज की थी और फेलिक्स डी हेलेरे ने जो है यो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष प्राप्त कर पाएगा। तो दोस्तों, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2020 में रखा गया था। और दोस्तों, इसका जो निर्णय जो है वो 1992 ईस्वी में ही लिया गया था और इसको थोड़ा सा रीमेड्यूल जो है वो 2011 में किया गया था और इसके तहत 5 जो है वो नियम लागू किए गए थे। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे जो है जैविक संपोषित कृषि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है कहने का मतलब है, तो वो जाना जाता है सब्जियों की खेती के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। तो दोस्तों, श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी अनुराधापुरम और ये बौद्ध के समय की ही राजधानी थी। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका की जो है वो प्राचीन नाम क्या थी। तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम थी वो सिलोन रखा गया था, श्रीलंका का प्राचीन नाम, और जिसको बाद में 1972 ईस्वी में इसको लंका कर दिया गया और इसको सम्मानपूर्वक श्री आगे लगा करके श्रीलंका कब किया गया, तो 1978 ईस्वी में लंका के आगे श्रीलंका लगा करके इसका नाम श्रीलंका रख दिया गया था फाइनली 1978 ईस्वी में। आगे दोस्तों बात करेंगे। तो आगे है, चाबहार पोर्ट डैश में स्थित था। तो दोस्तों, चाबहार पोर्ट जो है वो ओमान की खाड़ी में स्थित है और दोस्तों ओमान की खाड़ी कहाँ पे है, तो ईरान में। आगे बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि वन्य अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब जो कहाँ पाए जाएंगे, तो जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहेंगे वहीं पे पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन UNFCCC COP 24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। डैश में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये जो है वो कटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, 25वां जो किया गया है वो किया गया था यूके के ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों, जो 26वां है वो इस पर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, ये करंट का सवाल है, तो करंट के नज़रिए से हम लोगों ने इसको देख लिया कि 25वां जो है वो यूके में किया गया था। आगे दोस्तों बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत को एक आत्मनिर्भर
और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? तो दोस्तों आत्मनिर्भरता की बात जो है वो चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना में कही गई है। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित है, द्वितीय जो है वो उद्योग से संबंधित है और तृतीय जो है वो कृषि और उद्योग दोनों से संबंधित है और दोस्तों चौथी जो है वो आत्मनिर्भरता से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला डैश में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये फार्मूला शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का समय पूछ ले तो ये 1969 से 1974 का टाइम जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? यहाँ पे है मिस प्रिंट हो गया हुआ है, देख लीजिएगा। तो वो जो है वो अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आगे है वेल्स की राजधानी जो है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों वेल्स की राजधानी जो है वो है कार्डिफ में। कार्डिफ में जो है वो वेल्स की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों पोटोमैक जो है पोटोमैक के तट पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। दोस्तों पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये करेंट अफेयर बन जाएगा दोस्तों इस बार का। तो 70वें जो थे उस समय के, तो उस समय जो आए थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। और 271 में जो पिछले साल जो हुआ था उनमें जो आए थे ब्राजील के बोल्सोनारो। और इस बार जो बुलाने वाले थे इजराइल के बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन इस बार जो कोविड के चलते इस बार कोई भी अतिथि नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों सभी लोगों को पता है, बेहद इजी क्वेश्चन है, बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत देश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल पूछ ले तो ये जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1226 ईस्वी तक के बीच को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। और उसके 1526 ईस्वी में ही बाबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। और उसी युद्ध के बाद दिल्ली का जो है सल्तनत जो है वो खत्म हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर के समय में। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बेहद इजी क्वेश्चन है, कुली कुतुब शाह जो है वो हैदराबाद के चार मीनार की स्थापना करवाई थी। और दोस्तों कब करवाई थी? तो ये 1591 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों पूछ ले कि चार मीनार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 48.7 मीटर जो है वो चार मीनार लंबा है। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो वंदे मातरम पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था? तो 1896 के सत्र में गाया गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने थे? तो दोस्तों पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है, सब चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी। और किसने दी थी? तो पिछले सेट में हम लोग बात किए हैं, उनकी जो महात्मा की उपाधि जो मिली थी वो मिली थी रविन्द्र टैगोर जी ने दी थी। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? बेहद इजी क्वेश्चन है, सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे कम चमकीला तारा ये सब जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया था? दोस्तों तो यमन, माहे और कराईकल ये तीनों जो है अधिग्रहण जो है वो, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है वो भारत ने फ्रांस के अधिग्रहण किया था। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो आगे है मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति सिंपल भाषा में जब धन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, धन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है? समस्या, विधि, परिणाम या परिकल्पना? तो दोस्तों वैज्ञानिक जो है वो परिकल्पना करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिकल्पना, बी नंबर। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? मतलब कहने का इसका क्वेश्चन है कि मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? तो मुख्य रूप से इसका जो काम होता है वो अवशोषण करने का काम होता है बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि डैश। तो क्योंकि क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, इसलिए क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी इसको घुमा करके पूछ दिया गया था। ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है, ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? तो हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो है वो ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है, कौन सा कारण होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होते हैं? तो फ्लोरीन में जो है वो गैर धात्विक लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष किस एक डैश के बीच एक कड़ी है? तो दोस्तों ये जो है वो सरीसृप और पक्षी के बीच एक कड़ी है, क्या कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म जो है वो सरीसृप और पक्षी के बीच में एक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों, तो 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसका मनाने का कारण क्या है? तो रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI का अर्थ क्या होता है? तो चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जो होता है वो होता है MRI का फुल फॉर्म, इसका अर्थ। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो आगे है, गन मेटल में शामिल होता है। दोस्तों गन मेटल में कॉपर, जस्ता और टीना, यानी कि ये तीनों शामिल होता है। कॉपर जो होता है वो 90% होता है, देखिए कॉपर जो होता है वो 90% होता है, टीन जो होता है 8% होता है और जस्ता जो होता है वो 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? दोस्तों वाष्प के लिए पानी उबलना ये भौतिक परिवर्तन है, तरल पानी के लिए बर्फ पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, पानी में नमक का विघटन ये भी भौतिक परिवर्तन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का दहन ये जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जो है डैश को मनाया जाता है, तो हर साल जो है वो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो आगे है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डैश नहीं रखता है, तो यूरासिल नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है, प्रक्रिया के माध्यम से अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण जो होता है वो निर्माण होता है, और अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण जो होता है इसका निर्माण होता है। आगे दोस्तों बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? तो विटामिन BC जो है वो पानी में घुलनशील है, इसको कीड़ा से याद रख सकते हैं। दोस्तों ये हमारे 45+ क्वेश्चन खत्म हो गए। दोस्तों एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अब से ये सेट कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि बिहार B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है वो आ चुका है, तो आप लोग